वक्फ बोर्ड के अधिकारों को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ बोर्ड बिल पेश किया। वक्फ बोर्ड एक्ट में करीब करीब 40 संशोधन की बात कही गई। हालांकि हंगामा बवाल के बाद बिल को जेपीसी में भेज दिया गया। जेपीसी मतलब ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, जेपीसी मतलब संयुक्त संसदीय समिति। जेपीसी में भेजने का मतलब यह होता है कि लोकसभा स्पीकर दोनों सदनों के सदस्यों की एक संयुक्त संसदीय कमेटी बनाए, जो कि एक विधेयक के पहलुओं और सांसदों की आपत्तियों पर विचार करे और संसद को अपनी सिफारिशें सौंपे। अब लोकसभा स्पीकर ने जेपीसी के जरिए कमेटी का गठन भी कर लिया है। वक्फ संशोधन विधेयक के लिए जेपीसी की घोषणा हो गई है। यूपी से इमरान मसूद, जगदम्बिका पाल और मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी, ये 3 सांसद शामिल हैं। कमेटी में कुल 31 सदस्य होंगे। इसमें से 21 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के सदस्य शामिल होंगे। यूपी से कमेटी के लिए 3 लोगों जगदम्बिका पाल, मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी और इमरान मसूद के नाम को सेलेक्ट किया गया है। वहीं राज्यसभा से 10 नामों की सिफारिशें जल्द ही की जाएगी। अभी नाम की घोषणा नहीं हुई। लोकसभा सांसद इमरान मसूद को ही संसदीय कमेटी में शामिल किया गया है, क्योंकि उन्होंने वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध भी किया था। कहा था कि यह हमारे संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का घोर उल्लंघन है। यह विधेयक अपने वर्तमान स्वरूप में संविधान के अनुच्छेद 15, 25, 26, 29 और 30 के तहत गारंटीकृत समानता, धर्म की स्वतंत्रता और सांस्कृतिक अधिकारों के सिद्धांतों का गंभीर उल्लंघन करता है। अब पहले 21 सांसद जिनके नाम जेपीसी में आए हैं उनके नाम जान लीजिए। जगदम्बिका पाल है, निशिकांत दुबे हैं, तेजस्वी सूर्या हैं, अपराजिता सारंगी हैं, संजय जायसवाल हैं, दिलीप सकैया है और अभिजीत गंगोपाध्याय, डीके अरुणा, गौरव गोगोई कांग्रेस से, इमरान मसूद कांग्रेस से, मोहम्मद जावेद को और इसके अलावा मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी और कल्याण बनर्जी, ए राजा, लावू श्री कृष्ण देवरायलू और दिलेश्वर कामैत, अरविंद सावंत, सुरेश गोपीनाथ, नरेश गणपत और इसके अलावा अरुण भारती और असदुद्दीन ओवैसी, सभी पार्टी के मेंबर को मिलाकर ये जेपीसी कमेटी बनाई गई। जेपीसी के बारे में बताने से पहले आपको ये भी बता दें कि मोदी सरकार के पास लोकसभा में बहुमत है और चाहती तो बिना जेपीसी के ही बिल को पास करवाया जा सकता था, लेकिन विरोध हंगामा के बाद सरकार बैकफुट पर आ गई और इसे सीधे जेपीसी को भेज दिया। जेपीसी को किसी भी माध्यम से सबूत जुटाने का हक होता है और उसे यह अधिकार भी होता है कि वह किसी भी व्यक्ति, संस्था या उस पक्ष को बुला सकती है और पूछताछ कर सकती है जिसको लेकर जेपीसी का गठन हुआ। अगर वह व्यक्ति, संस्था या पक्ष जेपीसी के समक्ष पेश नहीं होता है तो फिर यह संसद की अवमानना या उल्लंघन माना जाता है। इसके लिए जेपीसी संबंधित व्यक्ति या संस्था से लिखित या मौखिक जवाब या दोनों मांग सकती है। हालांकि सबूत के लिए बुलाने पर अगर कोई विवाद होता है तो इस स्थिति में अध्यक्ष के निर्णय को अंतिम माना जाता है। हालांकि विवादों को खत्म करने के इरादे से बनने वाली समिति का अंत भी आमतौर पर कभी-कभी विवादों के साथ ही होता है, लेकिन बावजूद इसके समिति का हमारे संसदीय प्रणाली में काफी प्रभावी और खास महत्व माना जाता है। अब ये भी समझ लीजिए कि आखिर जेपीसी होती क्या है ये जेपीसी? संसद को एक ऐसी एजेंसी की जरूरत होती है जिस पर पूरे सदन को भरोसा है। इसके लिए संसद की समितियां होती है और इन समितियों में संसद के सदस्य होते हैं। किसी बिल या फिर किसी सरकारी गतिविधियों के वित्तीय अनियमितताओं के मामलों की जांच के लिए जेपीसी का गठन किया जाता है। जेपीसी 2 प्रकार की होती है ये समितियां, अस्थायी समितियां और अस्थायी समितियां। अस्थायी समिति का कार्यकाल 1 साल का होता है और इनका काम लगातार जारी रहता है। वित्तीय समितियां, विभागों से संबंधित समितियां और कुछ दूसरी तरह की समितियां अस्थायी समितियों के अंतर्गत आती हैं। वहीं अस्थायी का अगर बात करें तो अस्थायी समितियों का गठन कुछ खास मामलों के लिए किया जाता है। अब जब इनका काम खत्म हो जाता है तो इन समितियों का अस्तित्व भी खत्म हो जाता है। जेपीसी का गठन तब होता है जब एक सदन का प्रस्ताव पास कर दे और दूसरा सदन इसका समर्थन कर दे, और ऐसा ही हुआ है वक्फ बोर्ड को लेकर।
अब वक्फ बोर्ड पर क्या कुछ आरोप लग रहे हैं ये भी जान लीजिए। मुख्य तौर पर वक्फ बोर्ड पर यह आरोप लग रहे हैं कि वक्फ बोर्ड दखलंदाजी करती है। चंद लोगों ने पूरे वक्फ बोर्ड को कब्जा करके रखा हुआ है और आम मुस्लिम लोगों को जो न्याय इंसाफ मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है और सही करने के लिए ही इसे नया बिल संशोधन के साथ पेश किया गया। क्या है पुराना वक्फ बोर्ड का कानून ये भी समझ लीजिए। साल 1954 में नेहरू सरकार के समय वक्फ अधिनियम पारित किया गया, जिसके बाद इसका सेंट्रलाइजेशन हुआ। वक्फ एक्ट 1954 इस संपत्ति के रख रखाव का काम करता है और इसके बाद से कई बार इसमें संशोधन होता रहा। 2013 में सबसे ज्यादा ताकतवर वक्फ बोर्ड को बना दिया गया। वक्फ से जुड़े कितने बिल ला रही है सरकार, इसकी अगर बात करें तो सरकार वक्फ से जुड़े 2 बिल संसद में ला रही है। एक बिल के जरिए मुसलमान वक्फ कानून 1927 को समाप्त किया जाएगा। दूसरे बिल के जरिए वक्फ कानून 1995 में महत्वपूर्ण संशोधन होंगे। संशोधन बिल 2024 के जरिए सरकार 44 संशोधन करने जा रही है। सरकार ने यह भी कहा है कि बिल लाने का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन और संचालन करना है। वक्फ कानून 1995 का नाम बदलकर एकीकरण वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम कर दिया गया। 1995 ये पूरा ऐड करके होगा। अब इस अधिनियम में क्या बदलाव होगा? अब तक वक्फ अधिनियम 1995 नाम था, अब संशोधन विधेयक को नया नाम दिया गया है और इसे ही एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम 1995 रखा गया है। धारा 40 में क्या कुछ बदलाव होने जा रहा है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि वक्फ कानून 1995 के सेक्शन 40 को हटाया जा रहा है और इस कानून के तहत वक्फ बोर्ड को किसी की संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित करने का अधिकार था, लेकिन अब संपत्ति को लेकर अधिकार पर कैची चल जाएगा। दरअसल अधिनियम की धारा 40 पर सबसे ज्यादा विवाद है और धारा 40 में प्रावधान भी है कि अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति समझता है तो वह उसे नोटिस देकर या फिर जांच करके तय कर सकता है कि वह वक्फ की जमीन है। वो ये भी तय कर सकता है कि ये शिया वक्फ बोर्ड या फिर सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही जाने का अधिकार है। इसके अलावा अभी तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आप नहीं जा सकते। अंत में आपको ये बताते हैं कि सेंट्रलाइज मैनेजमेंट होने से क्या कुछ होगा। संशोधन विधेयक में वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट, ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी का ख्याल रखा गया है और इसके लिए एक सेंट्रल पोर्टल और डेटाबेस का भी प्रावधान किया गया। अब किसी भी संपत्ति को वक्फ के रूप में दर्ज करने से पहले सभी संबंधितों को उचित नोटिस दिया जाएगा। राजस्व कानूनों के अनुसार यह एक विस्तृत प्रक्रिया से गुजरने का काम होगा। वक्फ परिषद में कौन कौन होगा? इसमें केंद्रीय मंत्री, 3 सांसद, मुस्लिम संगठनों के 3 नुमाइंदे, मुस्लिम कानून के 3 जानकार, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के 2 पूर्व जज और 1 प्रसिद्ध वकील भी होंगे। राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त 4 लोग होंगे। भारत सरकार के अतिरिक्त या संयुक्त सचिव भी होंगे और इनमें से कम 2 महिलाओं का होना भी अनिवार्य कर दिया गया है, जो नए बिल संसद में पेश किए गए, जिसको लेकर जेपीसी की कमेटी बनाई गई है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि आखिर जेपीसी की कमेटी क्या कुछ फैसला करती है। क्या वक्फ बोर्ड अधिनियम को लेकर जो नए बिल सरकार लाई थी उसे पास करती है या फिर इसे भी पेंडिंग में डाल देती है। हालांकि जब कमेटी ये सब निर्णय लेगी तभी इस पर अब कुछ नया नाम भी होगा और नए प्रक्रिया की बात भी सामने आएगी। नए बिल में क्या कुछ जोड़ा जाएगा या फिर ऐसे ही रखा जाएगा, इस सारे बातों पर से पर्दा जेपीसी कमेटी ही उठाएगी। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।